चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी वो किसने पॉपुलराइज की थी, एडवर्ड विल्सन ने की थी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब ये बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि बीटल्स की कितनी स्पीशी 3 लाख, फिश की कितनी 28,000, एंड्स की कितनी 20,000 और ऑर्किड्स की कितनी 20,000 स्पीशी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, देखो बायोडाइवर्सिटी को वैसे तो बहुत सारे लेवल्स पर पढ़ा जा सकता है, पर अपनी एनसीईआरटी में 3 लेवल दिए हुए हैं, जेनेटिक लेवल, स्पीशी लेवल एंड इकोलॉजिकल लेवल। जेनेटिक लेवल पे अपने को 3 चीजें पढ़नी है, एक राउ वोल्फिया वोमिटोरिया, एक अपने को राइस पढ़ना है, एक अपने को मैंगो पढ़ना है। देखो जो राउ वोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट है वो एक केमिकल को सीक्रेट करता है जिसका नाम क्या है, रेजर पाइन है। अब रेजर पाइन के बारे में बताया गया है कि हिमालय की अलग अलग जगह पे रेजर पाइन की जो पोटेंसी है या कंसंट्रेशन है वो अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट राइस के बारे में बताया गया है कि भारत देश में राइस की कितनी स्ट्रेन पाई जाती है, 50,000 स्ट्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट मैंगो के बारे में बताया गया है कि भारत देश के अंदर मैंगो की कितनी वैरायटीज पाई जाती हैं, 1000 वैरायटीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी में देखें तो इसमें क्या लिखा गया है कि वेस्टर्न घाट के अंदर ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में एम्फीबियंस की ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल लेवल पे देखें तो इसमें सिंपल सी बात बताई गई है कि इंडिया जैसी कंट्री है ना, जहां पे सर्दी भी होती है, बारिश वाला क्षेत्र भी है, मतलब है ना, मेघालय मणिपुर साइड चले जाओगे ना, चेरापूंजी चले जाओगे, गर्मी वाला भी है, राजस्थान है, केरल में अलग टेम्परेचर है ना, मतलब क्या है, पहाड़ भी है, हिमाचल में अलग अलग क्या है एरिया है, अलग अलग टेम्परेचर है, कंडीशन है, तो बहुत ज्यादा वहां पे क्या है बायोडाइवर्सिटी अपने को देखने को मिलती है। जैसे नॉर्वे जैसी कंट्री है वहां पे इतने चेंजेस नहीं पाए जाते, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। नेक्स्ट हम टोटल स्पीशीज की बात करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू IUCN इसके अनुसार कितनी है, 1.5 मिलियन टोटल स्पीशी है, और रॉबर्ट मे के अनुसार कितनी है, 7 मिलियन है। रॉबर्ट मे ने क्या बोला है कि वही है तो 7 मिलियन, बट हम डिस्कवर सिर्फ इतनी कर पाए हैं। अब आप लोग IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट हम बात करें, देखो टोटल जितनी भी स्पीशी है ना उसमें से 70% कौन है, एनिमल्स हैं, और टोटल एनिमल्स की बात करें तो उसमें से 70% कौन है, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ये अपने एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, ये अपने एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है ना। अब इसकी ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, एम क्रस्टेशियन। ठीक है, आई यानी इंसेक्ट आ गया, एम यानी मोलस्क आ गया ना, आई एम, और ये क्रस्टेशियन आ गया, और यहाँ पे तो अदर एनिमल ग्रुप आ जाएंगे। और इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई हुई है, देखो हम एनिमल किंगडम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले है ना फ्लो कैसे अपना, सबसे पहले हम फिश के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, फिर हम क्या पढ़ते हैं, एम्फीबिया पढ़ते हैं, फिर हम क्या पढ़ते हैं, रेप्टाइल पढ़ते हैं, फिर हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यही फ्लो पकड़ना है। देखो F4 ये फिश आ गया, फिर एम्फीबियन आ गया, ठीक है, फिर कौन आ गया, रेप्टाइल आ गया, फिर कौन आ गया, बर्ड्स आ गए, फिर कौन आ गया, मैमल्स आ गया। तो ये ऑटोमेटिक अपना याद हो गया। ठीक है, और इसकी मैं क्या ट्रिक बताता हूं, एक तो फैन बताता हूं, एक तो क्या बताता हूं, फैन, है ना। ये एफ यानी फंजाई हो जाएगा, एन यानी ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखो जो लाइकन होता है, जो लाइकन होता है वो किससे मिलके बना होता है, एल्गी और फंजाई से। तो फंजाई तो यहां आ गया, तो इसके साथ कौन होना चाहिए, एल्गी होना चाहिए। और मोस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं। फर्न्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तो भाई भाई हैं, तो इनको साथ में आपको रखना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इंडिया की बात करने वाले हैं कि भारत देश में क्या क्या पाया जाता है। तो भारत देश की जो पूरी दुनिया की अगर एरिया की परसेंटेज लगाएं तो 2.4% है, जबकि स्पीशी की परसेंटेज लगाएं तो भारत देश की कितनी परसेंटेज है, 8.1% है। और एनिमल्स की स्पीशी कितनी है भारत देश में, 90,000 है। और प्लांट्स की लगभग इससे हाफ लिखी हुई है एनसीईआरटी में, कितनी, 45,000 है। और राइस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कितनी है, 50,000 है। और मैंगो की कितनी है, 1000 वैरायटी है ना। इसीलिए देखो अब भारत देश में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, इसीलिए भारत को किसमें 12 जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। देखो मेगा मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, मेगा मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना। डाइवर्सिटी मतलब ऐसी कंट्री जिसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें भारत देश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें 2 चीजें अपने को पढ़नी है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स एंड स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में क्या है, देखो इसमें सिंपल सी बातें बताई गई है, घूम फिर के वही बातें आएंगी। देखो जो ये होता है, मान लो ये अपनी अर्थ है, अब ये क्या हो जाएंगे, पोल हो जाएंगे, ये पोल हो जाएंगे, और बीच में कहीं इक्वेटर आएगी। तो इसमें बात क्या की गई है कि इक्वेटर के ऊपर अच्छी धूप आएगी, अच्छी सनलाइट आएगी, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पोल्स की तरफ मूव करेंगे, तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी घटती आ जाएगी, कम होती आ जाएगी। तो वही बातें बताई गई है कि इक्वेटर पे क्या है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, पोल्स पे कम होती है। ठीक है, अब इक्वेटर पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या पाई जाएगी, है ना, टेम्परेट के कंपैरिजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। ठीक है, और इसके घूम फिर के वही बातें आएंगी कि ट्रॉपिकल में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, ईयर टू ईयर वेरिएशन यहाँ पे कम पाई जाएंगी, है ना, डिस्टर्बेंस यहाँ पे कम पाई जाएगी, यहाँ पे स्पीशीज को बनने के लिए टाइम अच्छा मिला है, स्टेबिलिटी है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो वही सारी बातें यहाँ पे घुमा फिरा के बार बार लिखी गई है। नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं क्या स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसमें क्या है, सबसे पहले अपने को साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने दिया था और ये वाला ग्राफ दिया था। अब इस वाले ग्राफ पे देखो ये है स्पीशी रिचनेस, ये है एरिया। याद आपको क्या रखना है कि ये ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और ये z क्या होती है, यहाँ पे z अपनी स्लोप होती है। और स्लोप की बात करें अगर तो ये नॉर्मल एरिया की पूछी जाए, है ना, ठीक ठाक एरिया की पूछी जाए तो स्लोप की ये वैल्यू रहती है। बट एनसीईआरटी में लिखा अगर बहुत बड़ा एरिया ले लिया जाए, बहुत बड़ा एरिया जैसे पूरा कॉन्टिनेंट की हम बात करें ना, एंटायर कॉन्टिनेंट, तो z की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा हो जाती है, मच स्टीपर यानी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये फ्रूगीवोर बर्ड, यहाँ पे ये लिखा जाए ना फ्रूगीवोर बर्ड में z की वैल्यू कितनी होती है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1.15 है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी। वही बात है कि ज्यादा स्पीशी होंगी, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो उस एरिया में क्या है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब स्टेबिलिटी क्या है, वही बातें मैंने बोली थी ना घुमा फिरा के कि, है ना, ईयर टू ईयर वेरिएशन कम आएंगी, डिस्टर्बेंस कोई आएगी तो उसको झेलने के काबिल होगी, है ना, कोई बाहर से स्पीशी आ जाती है, एलियन स्पीशी आ जाती है तो उसको झेलने के काबिल होगी, है ना, स्टेबिलिटी घूम फिर के वहीं आके टिक रही है। डेविड टिलमैन ने भी कुछ ऐसी ही बात बोली है ना कि जिस एरिया में ज्यादा स्पीशीज होंगी मतलब ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उसमें क्या है, ईयर टू ईयर वेरिएशन कम आएंगी और वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मैंने बोला था ना वही घूम फिर के बातें आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। किसने दिया था, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखेंगे, पॉल एरलिख ने। देखो उन्होंने क्या बोला था कि ये पूरा एरोप्लेन जो है ना, ये पूरा एरोप्लेन जो है ये एक इकोसिस्टम है। और जो इकोसिस्टम देखो इसमें ये पेंच लगे हुए ना, एरोप्लेन में पेंच लगे हुए, इन पेंचों से तो जुड़ा हुआ है, ये पूरा पेंचों से जुड़ा हुआ है। तो जो पेंच लगे हुए हैं ये क्या है, ये क्या है, उसकी स्पीशी है पूरे इकोसिस्टम की। और देखो सबसे जरूरी पेंच अगर इसमें पूछ लिया जाए तो कौन से हैं, जो पेंच पंखों पे लगे हुए हैं, जो राइवेट्स पंखों पे विंग्स पे लगे हुए हैं वो सबसे जरूरी है, यानी राइवेट्स ऑन विंग्स क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट स्पीशी हो जाएगी। अब मान लो इस जहाज में से एक सवारी उतरी और एक राइवेट यानी एक पेंच को उतार के ले गई, दूसरी सवारी उतरी एक पेंच को ले गई, तीसरी सवारी उतरी एक पेंच को ले गई। हाँ, तो जैसे 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 इसके पेंच गुम होते जाएंगे यानी इसकी स्पीशी खत्म होती जाएंगी, धीरे धीरे एरोप्लेन यानी इकोसिस्टम भी खत्म हो जाएगा। और क्या याद रखना है कि जो राइवेट विंग्स पे है यानी इंपॉर्टेंट स्पीशी है उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, इकोसिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी के, है ना, कितने कॉज दिए हुए हैं, 4 कॉज दिए हुए हैं कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीशी इन्वेजन और फोर्थ है को एक्सटिंक्शन। अब इसमें से आपसे चारों में से पूछ लिया जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है, नीट में पहले पूछा भी गया है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है। ठीक है, और इसका क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कैसे दिया हुआ है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना वो पहले कितने होते थे, मोर देन 14% होते थे, पर हम जंगलों को काटते जा रहे हैं तो वो 6% रह गए हैं। और क्या बोला गया है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, जो अमेजोन के जंगल है उनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, किस लिए काटा जा रहा है, सोयाबीन की खेती के लिए और गाय भैंस को चराने के लिए काटा जा रहा है। नेक्स्ट हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब है ना कि जितना हमने को शिकार करना चाहिए था हमने लालच में आके उससे ज्यादा कर दिया, मतलब जब जरूरत लालच में बदल जाए उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और इसकी वजह से क्या एक्सटिंक्ट हो गया है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, स्टीलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन इसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम एलियन स्पीशी इन्वेजन की बात करने वाले हैं। एलियन स्पीशी, देखो एलियन मतलब कोई स्पीशी बाहर से आ गई, है ना, मान लो मेरे गांव का तालाब था, है ना, मेरे गांव के तालाब में मान लो ए नाम की मछली रहती थी। अब मैं कहीं बाहर से अफ्रीका गया और बी नाम की मछली ले आया, बी नाम की मछली सुपीरियर थी, उसने ए नाम की मछलियों को, है ना, बर्बाद कर दिया। तो यही यहाँ पे कहानी है। तो इसमें करना क्या है, देखो देखो नाइल पर्च ने किसको एक्सटिंक्ट कर दिया था, 200 स्पीशी ऑफ किकलेड फिश को एक्सटिंक्ट कर दिया था। अफ्रीकन कैटफिश ने अपनी इंडिजिनस कैटफिश को क्या कर दिया था, एक्सटिंक्ट कर दिया था, है ना, एलियन स्पीशी है ये। ठीक है, और ये है जैसे कि कैरेट ग्रास है, आपको पता है ये कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, पार्थेनियम लैंटाना, वाटर हायासिंथ, ये सब क्या है, नेटिव स्पीशी। किसी भी एरिया में अगर ये आ जाए तो वहां की नेटिव स्पीशी को उड़ा के खुद ही खुद फैल जाते हैं। को एक्सटिंक्शन मतलब तू गया तो मैं भी गया, है ना, मतलब एक, है ना, गहरा प्यार का संबंध है यहाँ पे, है ना, काफी दिलनुमा बातें की गई है। ये वैसे वहां पे आता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, वहां पे पता चलेगा। फिर ओब्लिगेटरी पैरासाइट मतलब कोई पैरासाइट था जो, है ना, कोई पैरासाइट अगर था, अरे यार
कलर 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 कलर। ठीक है, मान लो कोई पैरासाइट था, वो ए नाम की फिश पे ही रह सकता था। अब ए नाम की फिश जब उड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उस पैरासाइट को भी उड़ना पड़ेगा ना, ऑब्लिगेटरी, मतलब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, या रह सकती भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये दिए हुए हैं, इनको याद करने की खास आपको जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, पर मैं बोल रहा हूं इनको याद करने की खास आपको जरूरत नहीं है। अब यहां से ध्यान आपको बस ये रखना है, 6th एक्सटिंक्शन जारी है, मतलब 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। जैसे डायनासोर नहीं एकदम खत्म हो गए थे, वो वाला एक्सटिंक्शन, तो अभी 6th वाला जारी है। और 6th वाले में खास बात क्या है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज इतनी बढ़ चुकी है कि 6th वाला बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है। मतलब क्या बोला गया है एनसीईआरटी में कि अगले 100 सालों में हम अपनी आधी स्पीशी क्या है गवा देंगे, खत्म कर देंगे। और ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जैसे कि डोडो कहां से एक्सटिंक्ट हुई, मॉरिशस, डोडो 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 डोडो। क्वागा कहां से, अफ्रीका से। थाइलासिन कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सीका कहां से, रशिया से। और सब स्पीशी ऑफ टाइगर का ये है, इनकी जगह नहीं दी हुई, इनका नाम दिया हुआ है बाली, जावन, कैस्पियन, ये सब स्पीशी है टाइगर की, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं व्हाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमें बायोडाइवर्सिटी को आखिर क्यों कंजर्व करना चाहिए। जाहिर सी बात है हमें उनसे बहुत फायदा हो रहा है, इसीलिए हमें क्या है कंजर्व करना चाहिए। तो फायदा किस तरीके से हो रहा है, नैरो तरीके से भी, ब्रॉड तरीके से भी, एथिकल तरीके से भी। अब नैरो तरीके में तो वही आ जाएगा, पेड़ पौधों से हमें खाना मिलता है, लकड़ियां मिलती हैं, फाइबर मिलते हैं, डाइज मिलती हैं, दवाइयां मिलती हैं, ड्रग्स मिलती हैं, वो सब आ जाएगा। और नैरो में क्या आएगा, बायो प्रोस्पेक्टिंग आएगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग वही होता है ना, मैंने बार बार एग्जांपल बताता हूं, मान लो साउथ अफ्रीका में ये प्लांट है ना, ये प्लांट है अजीब सा, साउथ अफ्रीका में है, और इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये कैंसर को ठीक कर सकता है। अब साउथ अफ्रीका है ना, अफ्रीका ही ले लो, अफ्रीका के जंगलों में है, तो अफ्रीका के जंगलों में ये प्लांट है, इसमें कैंसर को ठीक करने की प्रॉपर्टी है, बट वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको इसकी पावर नहीं पता। तो इसी में यही बोला गया कि भाई जो यूजफुल है ह्यूमंस के लिए है ना, उसका अच्छे तरीके से यूज लिया जाए साइंस का यूज करके। ठीक है, इस खिचड़ी को मिटा लेते हैं, बहुत ही गंदा लग रहा है ये प्लांट तो। ठीक है, अब देखो ब्रोड में क्या आएगा, ब्रोड की मैं ट्रिक बताता हूं, P2 यानी P फॉर पोलिनेशन, P फॉर फोटोसिंथेसिस, ये मैं बताता हूं। और ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हमने बोला था ना लंग्स ऑफ द प्लानिट, क्यों बोला था, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन की 20% ऑक्सीजन अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आती है। नेक्स्ट इथिकल में क्या आ जाएगा, इथिकल में ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। इथिकल में आएगा फॉर एग्जाम्पल आपको है ना, आपकी कोई है या आपका कोई है और आप प्लानिंग कर रहे हो फोन पे रात को बात करते हुए कि यार पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो हमें क्या है ना, नेचर, पेड़ पौधों को बहुत काटा जा रहा है, तो हमें पेड़ पौधों को, नेचर को बचाना चाहिए। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं है ना, वो क्या करेंगे फिर, आने वाली पीढ़ी की अपने को टेंशन हो रही है ना, प्यार भी हो रहा है, टेंशन भी हो रही है। ठीक है, तो जरूर किया करो ये वाली टेंशन जब रात को आप बतियाते हो किसी से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमने ये तो देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी है, अपने को इतना सारा फायदा हो रहा है, तो मतलब क्या है, सीधा सीधा भाई बचाना तो चाहिए। बचाना कैसे सही है, इन सिटू या एक्सिटू तरीके अपने पास होते हैं। इन सिटू यानी ऑन साइड, मतलब है ना, शेर जंगल में है और मैं जंगल में गया, मैंने वहीं पे चार दीवारी कर दिया, तार लगा दिया उसके अराउंड। एक्सिटू यानी ऑफ साइड, ऑफ साइड यानी मैं जंगल में गया है ना, गाड़ी लेके गया और गाड़ी में शेर को बिठा लाया अपने साथ साइड वाली सीट पे, और मैंने आके दिल्ली चिड़ियाघर में उसको छोड़ दिया कि भाई तेरे को प्रोटेक्ट यहाँ पे करता हूँ, वहां तेरे को खतरा था। तो इन सिटू में क्या क्या आएंगे अपने पास, हॉटस्पॉट्स आएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे, नेशनल पार्क आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगी, सेक्रेड ग्रुप्स आएंगे। अब यहाँ पे इनके नंबर आपको हर हाल में याद होने चाहिए। ये इंडिया की बात की गई है, भारत देश में कितने हॉटस्पॉट, 3 है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 है, एंड नेशनल पार्क 90 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 448 है। ठीक है, अब सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा क्या होते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखो हॉटस्पॉट की बात की गई है, हॉटस्पॉट इतने जरूरी क्यों होते हैं। देखो पूरी दुनिया की बात की गई है कि हॉटस्पॉट 25 होते थे, 25 होते थे, अब बढ़ के कितने 34 हो चुके हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हॉटस्पॉट 3 है। कौन से 3 है, इंडो बर्मा, हिमालय एंड वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। अब हॉटस्पॉट की खास बात क्या होती है, यहाँ पे स्पीसी रिचनेस, मतलब बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है फॉर एग्जाम्पल राहुल जो है वो कानपुर में ही पाया जाता है, या प्रियंका जो है वो भोपाल में ही पाई जाती है, ये होती है एंडेमिज्म। ठीक है, अब हॉटस्पॉट की खास बात क्या है, जो एरिया कवरेज है ना, ये सिर्फ 2% एरिया लेते हैं, ये सिर्फ दुनिया का 2% एरिया लेते हैं, बट स्पीशी रिचनेस इनकी बहुत ज्यादा है। तो क्या बोला गया है, अगर हॉटस्पॉट को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए तो जो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन है उसको ये 30% तक रोक सकते हैं। ये कुछ नेशनल पार्क कहां पे है ये याद रख लेना, है ना, जैसे ये कई बार पूछ ले जाते हैं यार,
इंपॉर्टेंट वाले इसलिए मैंने लिखे हैं। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है, और किस लिए फेमस है, ये राइनोसोरस के लिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, टाइगर के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, लोयन के लिए फेमस है। सेक्रेड ग्रूव्स की बात करें, है ना, ये क्या है, एक तरीके से ऐसे बोला जाता है, मान लो ये गांव है, और ये गांव जंगल के अंदर है। ये गांव पूरा जंगल के अंदर है, और जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, या चर्च, कुछ भी हो सकता है। अब वहां के लोकल लोग मान रहे हैं कि ये जो जंगल है ना, ये भगवान से जुड़ा हुआ है, ये नेचर भगवान से जुड़ा हुआ है। अगर हम जंगल काटेंगे तो क्या है, भगवान हमसे, है ना, भगवान अल्लाह ईश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, फिर उन जंगलों को लोग नहीं काटते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे है, खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट ऑफ मेघालय। एक सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, जूलॉजिकल पार्क आएंगे, बोटेनिकल गार्डन आएंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इसमें आएगी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में ये दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी गई है। अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में, वर्ल्ड समिट 2002 में, और क्या है, ये कहां पे हुआ था, अर्थ समिट कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, है ना, कहां, ब्राजील में। रियो कहां पे है, ब्राजील में है, सबको पता होना चाहिए। जोहान्सबर्ग कहां पे है, साउथ अफ्रीका में, तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर बड़ा ही प्यार से खत्म किया। थैंक यू, धन्यवाद।